लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू होने के साथ साथ चाइना की तरफ से अभी लगभग 200 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स को फिंगर आर्ट तक वापस लेना शुरू कर दिया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक बार फिर से क्लोज क्वार्टर कार्बाइन को लेके फास्ट ट्रैक टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिसको पिछली बार आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की वजह से बीच में ही कैंसिल कर दिया गया था। इसरो और मैप में इंडिया की तरफ से अभी भारत में एक देसी गूगल अर्थ और देसी जीपीएस एनेबल गूगल मैप को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से फ्री होने वाली है। पहली बार भारत और सऊदी अरब के बीच बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का निर्णय लिया गया है और रशिया की तरफ से अभी भारत के साथ एरो इंजन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने का ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके है। जैसे कि आप सभी को ये बात अभी तक पता लग चुका होगा कि अभी भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा में बताया था कि हाल ही में हुई 9th राउंड की मीटिंग के दौरान भारत और चाइना दोनों ही तरफ से अपने ट्रूप्स को पीछे लेने का फैसला किया गया था, जिसमें चाइना अपनी ट्रूप्स को फिंगर 8 के पास मौजूद उनकी बेस में वापस लेने वाला था, साथ ही भारत फिंगर 3 के पास मौजूद अपनी बेस में वापस लौटने वाला था। और इसी दौरान फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 के भी जितने भी नए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाइना की तरफ से किए गए थे, उन सभी को भी डिसमेंटल किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिर से स्टेटस को वाला सिचुएशन होने वाला है। पर एक दिक्कत ये कि अभी हम फिंगर 8 तक वापस पेट्रोल करने के लिए नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये टेम्परेरी है और जब तक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं होता और नेक्स्ट मीटिंग नहीं होता है, तब तक कोई भी पेट्रोलिंग वहां पे नहीं होने वाली है। अब इसी बीच चाइना की तरफ से पहले ही पांगोंग लेक के दोनों साइड से अपने लगभग 200 टैंक्स और 100 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल को पीछे हटाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। अभी भारत के लिए भी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि पिछले 9 महीनों से जब चाइना पीछे हटने के लिए राजी नहीं हो रहा था, तो अभी अचानक से पीछे जाने के लिए चाइना क्यों राजी हो गया है। अब जैसे ही पांगोंग लेक की दोनों साइड से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने लगेगा, तो उसके ठीक बाद ही हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर से भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। अब चाइना की तरफ से बस 3 दिन के अंदर ही अपनी सभी ट्रूप्स को पीछे हटाने का फैसला किया गया, जो कि चाइना की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को भी दर्शा रहा है। यानी कि अगर वो इतनी तेजी से ट्रूप्स को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उतनी तेजी से ही उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। वैसे अभी भारत और चाइना के बीच ट्रस्ट डेफिसिट काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से हम इतनी आसानी से अभी चाइना के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो फिर से घुसपैठ करने के फिराक में हो गए। तो हमें आगे भी सतर्क रहने की काफी जरूरत है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से लगभग 94,000 के आसपास क्लोज क्वार्टर कार्बाइन को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और इसमें एंड में कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन डील फाइनल होने से पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से अपनी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को इशू किया गया था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए पहले से फ्लोट किए गए इस टेंडर को कैंसिल करने का फैसला किया गया था। अभी फिर से इंडियन आर्मी की तरफ से एक और फ्रेश आरएफआई को इशू किया गया है, जिसमें सेम अमाउंट की क्लोज क्वार्टर कार्बाइन को खरीदा जाने वाला है और ये भी एक फास्ट ट्रैक डील होने वाली है। इस नए आरएफआई को 10 फरवरी को लॉन्च किया गया था, जिसमें कारगिल, कोल्ट, बरेटा, 6 और अदानी डिफेंस, थेल्स और हमारे इंडियन कंपनी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस डील को साइन करने के बाद बस 1 साल के अंदर ही सभी सिस्टम को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाने वाला है। इस डील की टोटल कीमत लगभग 800 करोड़ तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसमें अब एक 5.56 स्टैंडर्ड क्लोज क्वार्टर कार्बाइन को खरीदने का फैसला किया गया, जो कि हमारी पुरानी 9mm की सब मशीन गन को रिप्लेस करने वाले हैं। अब यहाँ पर कारगिल की तरफ से अपनी कार्बाइन को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन अभी भारत प्रीवियस डील को भी कैंसिल कर चुका है, जिस वजह से वो आगे चल के भारत को क्या ऑफर देते हैं वो ज्यादा मायने रखने वाली है। साथ ही कारगिल से लगभग 25,000 के आसपास कार्बाइन को सीधे तौर पर खरीदने का प्लान भी किया जा रहा था, लेकिन नए टेंडर को फ्लोट करने के साथ साथ वो प्लान को अभी खारिज करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट VHEL की तरफ से है। VHEL की तरफ से अभी दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक VHEL को अभी इंडियन नेवी के लिए 2 सुपर रैपिड गन माउंट्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि नॉर्मली इंडियन नेवी की फोर्सेस में मेन गन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। VHEL की तरफ से अभी इन गन्स को फुली इंडिजनाइज करने का फैसला किया गया है, साथ ही इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने हरिद्वार वाली यूनिट को स्पेशली डिजाइन किया गया है, जहां पर इन गन्स को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ इनकी लाइफ टाइम सपोर्ट को भी प्रोवाइड किया जाएगा।
इसके बाद इंडियन नेवी की सभी वॉर्सेस में जो मेन गन्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी सर्विस को लेके भी हमें कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप होने जा रहा है। अब VHAL की तरफ से इन गन्स को फर्दर अपग्रेड करने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है, जिनसे आगे चल के इनकी रेंज और फायर पावर और भी बेहतर होने वाली है। VHAL भारत का एक मेजर कंपनी है जो कि पिछले कई सालों से डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और अभी वो भारत को डिफेंस प्रोडक्शन के सेगमेंट में भी आगे ले जाने के लिए नए नए डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाला है। अगला अपडेट हमारी देसी मैप या गूगल मैप को लेके है। रिसेंटली इसरो और मैप में इंडिया की तरफ से एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम को शुरू करने का प्लान किया गया है, जिसमें वो भारत में एक इंडिजिनस मैपिंग पोर्टल और जियो स्पेशियल सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें मैप में इंडिया की तरफ से अपनी डिजिटल मैप्स को और इसरो की तरफ से अपनी सैटेलाइट इमेज और ऑब्जर्वेशन डाटा को शेयर किया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर भारत में एक नई इंडियन मैपिंग सर्विस को प्रोवाइड करने में मदद करने वाली है। इससे होगा क्या कि हमें आगे चल के भारत के अंदर कोई भी फॉरेन नेविगेशन ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आमतौर पर अभी हम GPS या गूगल अर्थ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे चल के हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए इसरो की तरफ से अपनी देसी GPS यानी कि नेविक या IRNSS सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि GPS से भी ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। एक और बात यह कि अभी इसमें हमारे लोगों की डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। आमतौर पर जितने भी GPS या मैप सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको डेवलप करने वाले कंपनी की तरफ से इसमें एडवर्टाइजमेंट को प्लेस किया जाता है, जिससे उनको पैसा मिलता है, साथ ही लोगों को फ्री सर्विस मिलता रहता है। लेकिन इसके साथ ही उनकी प्राइवेसी को लेकर थोड़े इशू सामने आ जाते हैं। पर मैप में इंडिया और इसरो की तरफ से अभी जिस नए GPS सिस्टम को या फिर मैप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके अंदर आपको किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी और एक प्योर नेविगेशन प्लेटफॉर्म होने वाला है। और हमको ये एप्लीकेशन अभी इसरो की तरफ से और मैप में इंडिया की तरफ से बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन बदले में इसके अंदर हमको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलने वाली है। अगला अपडेट भारत और सऊदी अरब को लेके है। पिछले कुछ सालों से भारत और सऊदी अरब के बीच और यहाँ तक कि सभी अरब कंट्री के बीच बायलैटरल रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है और यहाँ तक कि जो पहले हर बात पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे, वो आज भारत की साइड में खड़े हुए हैं। और अभी पहली बार भारत और सऊदी अरब के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज को अभी सऊदी अरब में करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए फिलहाल कोई स्पेसिफिक डेट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंडक्ट करने का एम रखा गया है और ये भारत और सऊदी अरब के बीच पहला बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है। पिछले साल दिसंबर में हमारे आर्मी चीफ भी सऊदी के गश्त पर गए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू करने का प्लान किया गया था। साथ ही ये भी पहली बार था जब इंडियन आर्मी के चीफ सऊदी अरब के गश्त पर गए हुए थे। अभी सऊदी अरब की तरफ से भारत को अपना एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी अनाउंस कर दिया गया था और आने वाले 10 सालों में यानी कि 2030 तक सऊदी अरब की तरफ से भारत के अंदर $100 बिलियन तक इन्वेस्ट करने का फैसला किया गया था और ये स्टेटमेंट खुद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दिया गया था। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके, जैसे कि रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि अगर हम फ्यूचर वॉरफेयर की बात करेंगे तो उसमें एक मेजर पार्ट ड्रोन्स के द्वारा प्ले किया जाएगा। इसी वजह से लगभग सभी देश अभी UAV टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और इस रेस के अंदर भारत भी अभी पीछे पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ड्रोन सस्ते होने के साथ साथ जंग भी जितवा सकते हैं। रिसेंटली इन्फोसिस की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो भी आइडियाफॉक टेक्नोलॉजी में लगभग $1 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब इन्फोसिस की तरफ से पहले से ही 2016 में आइडियाफॉक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसके अंदर वो UAV और ड्रोन सोल्यूशन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाले थे और अभी इन्फोसिस की तरफ से एडिशनल $1 मिलियन को इन्वेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि कुल मिलाकर आइडियाफॉक में इन्फोसिस की इन्वेस्टमेंट को $2.5 मिलियन तक कर चुकी है। लेकिन फिर भी अभी तक इन्फोसिस इसमें मेजॉरिटी शेयर को हासिल नहीं कर पाया है और इसमें इन्फोसिस के पास बस 20% के आसपास शेयर ही मौजूद है। आइडियाफॉक की बात करें तो एक मुंबई बेस्ड कंपनी जो कि एक वाइड वैरायटी की हाई प्रिसिशन UAVs को मैन्युफैक्चर कर रही है, जिनको इंस्पेक्शन, सर्वेलेंस, मैपिंग या फिर किसी और भी तरह के रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सिविलियन एप्लीकेशन हो या फिर मिलिट्री एप्लीकेशन हो। और इसको बहुत होमलैंड सिक्योरिटी के साथ साथ मिलिट्री एप्लीकेशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि आगे चल के इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर इस्तेमाल होने की उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तानी जासूस को लेके। अभी हमारी इधर की लोकल न्यूज है, तो हमारी लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से DRDO के एक वीडियोग्राफर को लाइफ टाइम सजा सुनाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक आज से लगभग 6 साल पहले डीआरडीओ के एक वीडियोग्राफर ईश्वर चंद्र बेहरा को जासूसी करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि वो डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट किए जाने वाले नए मिसाइल की डाटा को पाकिस्तान के आईएसआई के साथ शेयर कर रहे थे। अब ईश्वर चंद्र बेहरा को डीआरडीओ में एक वीडियोग्राफर के तौर पर 2008 में नौकरी दिया गया था और उनकी सैलरी उस वक्त लगभग 8,000 के आसपास की थी। और जब उनको 2015 में जासूसी करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था तो तब उनका आईएसआई के साथ लिंक होने का संदेह किया गया था और उनको अबू धाबी, मेरठ, मुंबई और आंध्र प्रदेश ऐसे करके और भी कई सारे जगहों फंड को प्रोवाइड किया जा रहा था। फिलहाल अभी उनके ऊपर सेक्शन 121A, सेक्शन 120B और सेक्शन 345 ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंदर चार्जेस लगाए गए हैं। इनिशियली वो इन सभी बातों का इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की कुछ इन्फॉर्मेशन और वीडियो को पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिए थे, जिसके लिए उनको 35,000 रुपए दिया गया था, जो कि 2013 से 2014 के दिसंबर के बीच उनको लगभग 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पे किया गया था। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके। रशिया की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंडिया शो के दौरान भारत और रशिया के बीच एरो इंजन्स को डेवलप करने के लिए कुछ खास डिस्कशन किया गया है। रशिया ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि भारत को एक एरो इंजन की जरूरत है और शुरू से ही भारत रशियन डिफेंस इक्विपमेंट और रशियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से अगर भारत रशियन इंजन को मैन्युफैक्चर करता है तो ये भारत और रशिया दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि रशियन इंजन इतने अच्छे नहीं होते और इनका रिलायबिलिटी इशू सामने आते रहते हैं। पर फिर भी भारत की फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए अभी भारत को एक नए इंजन की तलाश है, जिसमें रशिया अभी भारत को मदद करने की कोशिश कर रहा है। रशिया की रोस्टेक ऑपरेशन की तरफ से अभी एचएएल के साथ की गई मीटिंग में रशियन ओरिजिन L31F और RD33 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कुछ डिस्कशन किया गया था और आगे चल के इनको लोकली मैन्युफैक्चर करना या लाइसेंस प्रोडक्शन करने की बात की गई है। साथ ही इन इंजन की कंप्लीट मेंटेनेंस को भी भारत में ही करने का फैसला किया गया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि हमारी MiG-29 में RD33 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि Su-30 में L31F इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और आगे चल के इनको सर्विस, मेंटेनेंस और ओवरऑल करने की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे में अगर इनको कम्प्लीटली लोकलाइज कर दिया जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छी खबर होने वाली है और सर्विस को लेकर हमें ज्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा रशिया की तरफ से भी भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इन 2 इंजन्स को फर्दर अपग्रेड करने का भी फैसला किया गया था, जिसमें वो भारत को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।